सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना साहब। बिल्कुल बनेगा, हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने 2027 के विधानसभा चुनाव से बहुत पहले ही पूरे सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। यह सिर्फ एक साधारण राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि एक ऐसा फैसला है जो पूरे राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े करता है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने रामपुर जेल में आजम खान से मुलाकात के बाद मीडिया के सामने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे कुछ लोग पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक सेल्फ गोल मान रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो आजम खान को राज्य का गृह मंत्री बनाया जाएगा। यह बयान आते ही उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक बवंडर आ गया है, क्योंकि गृह मंत्रालय का सीधा मतलब होता है राज्य की पूरी पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जांच एजेंसियां और सुरक्षा ढांचा सब उसके अंदर में आते हैं। जब आप उस व्यक्ति को पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की कमान सौंपने की बात करते हैं, जिस पर आधिकारिक रिपोर्ट्स और अदालती कार्रवाइयों के मुताबिक 80 से लेकर 111 तक आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि प्रशासनिक व्यवस्था का दिशा निर्देश क्या होने वाला है और क्या होगा। आजम खान पर दर्ज मुकदमों की सूची बेहद लंबी और गंभीर है। इसमें आपराधिक अतिक्रमण, जमीन कब्जाने, भड़काऊ भाषण यानी कि हेट स्पीच, जालसाजी, सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे और प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाने जैसे बेहद संगीन आरोप शामिल हैं। वे आने वाले फ्यूचर में गृह मंत्री बनेंगे। वे केवल आरोपी ही नहीं है, बल्कि कई मामलों में अदालतों द्वारा दोषी ठहराए जा चुके हैं और फिलहाल सजा काट रहे हैं। ऐसे में जब एक सजा काट रहे और दर्जनों मुकदमों का सामना कर रहे नेता को गृह मंत्रालय सौंपने का वादा किया जाता है, तो जनता के मन में पहला सवाल यही आता है कि क्या यह फैसला कानून के राज को मजबूत करने के लिए है या उन मुकदमों को खत्म करने की रणनीति का हिस्सा है। यहां तक कि खुद योगी बाबा ने खुद कहा है कि भाई इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि उनसे सारा मुकदमा हटा लिया जाएगा। शिवपाल यादव के इस दाव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जिस पर वे आक्रामक रुख अपना चुके हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बयान पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के यह कह दिया कि समाजवादी पार्टी का यह रुख साफ दर्शाता है कि वे प्रदेश में एक बार फिर पुराने दौर की अराजकता और दंगों का माहौल वापस लाना चाहते हैं। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि सपा एक ऐसे व्यक्ति का खुलकर बचाव और महिमा मंडल कर रही है जिसकी राजनीति हमेशा विभाजनकारी सोच और देश के ताने बाने को कमजोर करने वाले तत्वों के समर्थन पर टिकी रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ का यह पलटवार उत्तर प्रदेश में उनके बहुचर्चित नारे बटेंगे तो कटेंगे के दूसरे चरण यानी कि सीजन 2 का औपचारिक आगाज है, जिसने अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी को अचानक बैकफुट पर धकेल दिया है। इस पूरे विवाद को गहराई से समझने के लिए आजम खान के राजनीतिक सफर और उनके साथ जुड़े पुराने विवादों की टाइमलाइन को देखना बेहद जरूरी है। आजम खान कोई नए नेता नहीं है, वे दशकों से रामपुर और सपा की राजनीति का एक केंद्र बिंदु रहे हैं, लेकिन उनका कैरियर जितने सियासी रसूख के लिए जाना गया है उससे कहीं ज्यादा विवादों से घिरा रहा है। 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा उत्तर प्रदेश के इतिहास का एक ऐसा काला पन्ना है जिसकी आंच आज भी महसूस की जाती है। उस दौरान उन पर आरोप लगे थे कि प्रशासनिक स्तर पर एक तरफा कार्रवाई करवाई गई, जिससे स्थिति और ज्यादा बेकाबू हो गई। इसके अलावा कारगिल युद्ध के दौरान शहीदों के योगदान को लेकर दिया गया उनका एक विवादित बयान हो या फिर आतंकवाद के आरोपियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की सरकारी कोशिशें, आजम खान के रुख ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशीलता पर गंभीर बहस छेड़ी है। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के संदर्भ में भी आजम खान का ट्रैक रिकॉर्ड काफी विवादित रहा है। ब्रज क्षेत्र की पारंपरिक वृंदावन परिक्रमा और ऐतिहासिक 84 कोसी परिक्रमा को रुकवाने और उसमें प्रशासनिक अड़चने पैदा करने के आरोप उन पर लगे थे। इन घटनाओं ने उत्तर प्रदेश के एक बड़े वर्ग के भीतर गहरी नाराजगी पैदा की थी। इसके साथ ही सरकारी अधिकारियों के साथ उनके व्यवहार के कई मामले मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं, जहां मंचों से प्रशासनिक अधिकारियों को खुलेआम धमकाया गया या फिर नीचा दिखाने की कोशिश की गई। जब इन तमाम पृष्ठभूमियों के बाद रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जे, सरकारी जमीनों के दस्तावेज बदलने और जालसाजी के आरोप अदालतों तक पहुंचे तो कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ। आज वे अदालत के फैसले के तहत जेल में हैं और यही कारण है कि उन्हें गृह मंत्री बनाए जाने का बयान एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में इस मुद्दे को केवल एक स्थानीय या फिर राज्य स्तरीय बयान तक सीमित नहीं रखा।
बल्कि इसे वोट बैंक और तुष्टीकरण की व्यापक रणनीति से भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब राजनीतिक दल अपने तत्कालिक वोट बैंक और तुष्टीकरण के एजेंडे को राष्ट्रहित, सामाजिक समरसता और निष्पक्ष न्याय से ऊपर रखने लगते हैं तो उससे समाज का आधार हटने लगता है। जब अपराधियों और विवादित चेहरों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो आम नागरिक का कानून और संविधान पर से भरोसा उठने लगता है। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि न्याय प्रणाली सबके लिए समान होनी चाहिए, लेकिन जब सत्ता का इस्तेमाल मुकदमों को हटाने और अपने करीबियों को प्रशासनिक पावर देने के लिए किया जाता है तो समाज में विभाजन की नींव गहरी होती है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने भारत के इतिहास के सबसे दुखद अध्याय यानी कि 1947 के विभाजन का संदर्भ देते हुए कांग्रेस और उस दौर की राजनीतिक नेतृत्व पर भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ता की जल्दी और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण 1947 में देश का जो बंटवारा स्वीकार किया गया उसकी कीमत लाखों निर्दोष लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। विभाजन के समय जो नरसंहार हुआ उसमें लाखों हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को अपनी जड़ों से उखाड़ फेंका गया। उस दौरान लाशों से भरकर आई ट्रेनें, माताओं बहनों पर हुए अमानवीय अत्याचार और रातों रात बेघर हुए करोड़ों शरणार्थियों की चीखें आज भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। योगी ने कहा कि उस समय के सत्ता के भूखे लोगों ने उन स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के बलिदानों को किनारे कर दिया जिन्होंने देश की अखंडता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा संदेश यही था कि 1947 में जिस मानसिकता ने देश के टुकड़े किए थे वह मानसिकता आज भी खत्म नहीं हुई है। वह अलग अलग रूपों में वोट बैंक की राजनीति के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर और अपराधियों के राजनीतिक संरक्षण के रूप में आज भी हमारे बीच मौजूद है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो समाज और जो राजनीतिक दल अपने इतिहास की गंभीर भूलों से सीख नहीं लेते वे भविष्य में वैसे ही बड़ी और भयावह गलतियों को दोहराने के लिए बाधित हो जाते हैं। आजम खान को गृह मंत्री बनाने की बात करना योगी के अनुसार उसी पुरानी मानसिकता का पुनरुत्थान है जो राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को एक विशेष वर्ग या व्यक्ति के हितों की बेदी पर चढ़ाने के लिए तैयार दिखती है। अब 2027 के चुनावों के नजरिए से अगर देखें तो यह घटनाक्रम समाजवादी पार्टी के लिए गंभीर रणनीतिक चुनौती बन गया है। अखिलेश यादव जिस पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले के सहारे अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, शिवपाल यादव ने इस एक बयान से उस नैरेटिव का रुख ही बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी इस बयान को आधार बनाकर पूरे प्रदेश में यह संदेश दे रही है कि अगर सपा सत्ता में आती है तो राज्य में कानून का राज खत्म हो जाएगा और प्रशासनिक बागडोर उन हाथों में होगी जिन पर खुद दर्जनों मुकदमे हैं, जो जेल की आज सजा काट रहा है। इससे न केवल न्यूट्रल वोटर बल्कि राज्य का मध्यम वर्ग भी सोचने पर मजबूर हो गया है, जो सुरक्षा और अपराध मुक्त माहौल को अपनी पहली प्राथमिकता मानता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां विकास और योजनाओं के दावों से आगे बढ़कर मुख्य मुकाबला इस बात पर केंद्रित हो गया कि राज्य का प्रशासनिक नेतृत्व किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस का मॉडल है जो अपराध और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का दावा करता है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का यह नया वादा है जिसने उनकी प्राथमिकताओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब अगर कुल मिलाकर कहें तो मुझे तो डाउट होता है कि कुछ लोग जो विपक्ष में बैठे हुए हैं क्या वो विपक्ष के ही लोग हैं। अब राहुल गांधी देख लीजिए, कुछ ऐसे ऐसे कारनामा कर देते हैं कि बीजेपी को फायदा हो जाता है। अब ये शिवपाल यादव को देख लीजिए, कोई भी आंख बंद करके कह सकता है कि भाई फायदा तो बीजेपी को ही होने वाला है। अरे कोई जेल में बंद है उसे गृह मंत्री बनाया जाएगा और वो भी आजम खान को। तो मुझे लगता है कि कहीं ये अखिलेश यादव को निपटाने के चक्कर में ऐसा बयान तो नहीं दिया इन्होंने। ये हो भी सकता है। क्या जनता 2027 में इस बयान को सपा के प्रशासनिक विजन के रूप में देखेगी या इसे एक अक्षम्य राजनीतिक चूक मानेगी? यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बयान ने 2027 की सियासी जंग की दिशा पूरी तरह से तय कर दी है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।